चलो, तो हम लोग पढ़ लिए थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, बाय सेवर्ट लॉ पढ़े थे, है ना। तो करंट कैरिंग वायर में क्या होता है, बेसिकली चार्ज मूव कर रहे होते हैं, ये है ना। तो इससे क्या पता चला कि मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो हम मूविंग चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, मान लो एक चार्ज Q है जो कि v वेलोसिटी से चल रहा है, यहाँ से r पोजीशन वेक्टर पे हमको फील्ड लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फील्ड होगा ये होगा म्यू नॉट Q बाय 4 पाई v क्रॉस r कैप डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। म्यू नॉट I होता था, वहां पे होता था ना म्यू नॉट I dl क्रॉस r बाय r स्क्वायर, यहाँ पे होगा म्यू नॉट Q, जो चार्ज जिस चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड म्यू नॉट Q v क्रॉस r कैप डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। व्हाट इज r कैप? r कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r। अभी देखो थोड़ा सा ये बहुत अच्छा डेरिवेशन तो है नहीं, बट बहुत सारी किताबों में दिया हुआ रहता है, और जेईई भी एक बार सवाल पूछ चुका है 1-2 बार, तो वो डेरिवेशन भी पता हो तो कोई बुराई नहीं है, ठीक। और स्कूल के एग्जाम में आपका काम हो जाएगा। तो देखो क्या है, बाय सेवर्ट लॉ आप लोग पढ़े थे ऐसे करंट कैरिंग वायर के लिए, अगर I करंट इसमें जा रहा है, ये छोटा सा एलिमेंट dl लिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता था dv, ये क्या होता है म्यू नॉट I बाय 4 पाई dl क्रॉस r कैप बाय r स्क्वायर। ये तो पता है। क्या करता है लोग कि इसको ऐसे लिख दिया, देखो dv बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसको लिख सकते हैं dq बाय dt, और ये हो गया dl क्रॉस r कैप बाय r स्क्वायर। dl बाय dt क्या हो सकता है, वेलोसिटी, लेंथ है ना, लेंथ है ना, तो dl बाय dt को क्या बोल दिया, वेलोसिटी, ठीक है। फर्जी डेरिवेशन है थोड़ा सा, ठीक, बहुत दिल पे नहीं लेने का इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा यहां से म्यू नॉट Q डिवाइडेड बाय 4 पाई dl बाय dt को क्या लिख दिया, v क्रॉस r कैप बाय r स्क्वायर। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड थोड़ा सा पढ़ के आए हो कि नहीं, बोले तो थे, चलो कोई नहीं, करते हैं सोलेनॉइड। यहां तक लिख लो जल्दी से, ठीक है। इसमें क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग कोर है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, एक नॉन कंडक्टिंग कोर है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, और उसके ऊपर हम वायर को लपेटे हैं, ठीक है। अच्छा, वायर पे कवर होना चाहिए, नहीं तो सब आपस में चिपक जाएगा, है ना। तो वायर को एकदम बिल्कुल टाइटली बाउंड किए हुए, प्लास्टिक या किसी और चीज का, हाँ नॉन कंडक्टिंग कोर, हाँ उसके ऊपर बिल्कुल, ठीक है। इसके ऊपर वायर को डालना है, ऐसे एकदम टाइटली बाउंड होना चाहिए। तो सबसे पहला एजम्पशन तो लिख लो, बिल्कुल टाइटली बाउंड है, वायर थीन है, लिख लो। टाइटली बाउंड है, कैसे है, टाइटली बाउंड है, और वायर कैसा है, थीन है। टाइटली बाउंड के मतलब एक के एक बिल्कुल सटा हुआ, दूसरा दूसरे के बिल्कुल चिपका हुआ, तीसरा तीसरे के बिल्कुल चिपका हुआ, चौथा ऐसे लपेटा हुआ। वायर लपेट सकते हो ना किसी नॉन कंडक्टिंग कोर पे, अरे लपेट सकते हो ना सिलिंड्रिकल शेप में, इसका रेडियस क्या है, r है। इसमें आप क्या क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, थीन वायर है और टाइटली बाउंड, ठीक है।
थीन वायर है और टाइटली बाउंड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो आपका सिलेंडर है, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला। थीन वायर टाइटली बाउंड का मतलब है कि ये जो सिलेंडर है, ठीक, इस सिलेंडर पे ये ऑलमोस्ट लेटरल हो जाए, जिससे आपका जो करंट डेंसिटी वेक्टर जे है उसका कोई भी कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग नहीं आए। फिर से सुनो, टाइटली बाउंड का मतलब है कि ये जो आपके वायर्स का ये जो लूप है ये वर्टिकल हो जाए। मोटा तार लोगे तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा, एक के बाद एक, दो, उसके बाद दो, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो वो ऐसे हो जाएगा, देखना है ना। तो वायर पतला लेना है, टाइटली बाउंड करना है, ताकि ये जो आपके जितने भी वायर्स हैं वो कैसे हो जाए, वर्टिकल, ये लूप कैसा हो जाए, खड़ा हो जाए, बिल्कुल वर्टिकल, है ना। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा होगा कि जो करंट डेंसिटी वेक्टर है जे, करंट के डायरेक्शन में होता है ना, वो ऐसे हो जाए। मतलब करंट का कोई भी कंपोनेंट ऐसे नहीं कि इसका एक एक्सियल कंपोनेंट और एक लेटरल कंपोनेंट है ना, ये नहीं चाहिए हमको। करंट जब एक्सिस के अलोंग फ्लो कर रहा तब तो हम उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखे ही थे, हॉलो सिलेंडर और इसके लिए सॉलिड सिलेंडर के लिए याद करो। तो करंट जब एक्सिस के अलोंग फ्लो कर रहा था, हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर, तो वो वाला सिचुएशन नहीं है। अभी हमको कोई भी लेटरल करंट, सॉरी कोई भी एक्सियल करंट नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा? पतला तार और टाइट बाउंडिंग, है ना, टाइट बाइंडिंग है उस पर, कोई दिक्कत? इसको प्रैक्टिकली अचीव करने का एक तरीका, प्रैक्टिकली इसको अचीव करने का तरीका है ताकि एक्सियल करंट नहीं हो। कैसे कर सकते हैं पता? ऐसे लपेटते गए, मान लो थोड़ा सा टिल्ट हुआ, कुछ तो मोटाई होगा ना वायर का, तो हर किसी का करंट का एक, सॉरी करंट डेंसिटी वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। अब की बार क्या करना है, इसको मोड़ते मोड़ लपेटते जाओ यहां तक, और इसके बाद उल्टा लपेटना शुरू करो। करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं करना, ऐसे लपेटते यहां गए, यहां तक, और यहां से वापस ऐसे लपेटने लगे। हाँ तो क्या हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या फायदा होगा? ये जो इधर स्लांट था, इसका करंट डेंसिटी का जो एक कंपोनेंट इधर था, उसको इधर वाला जो फिर से लपेट के ले गए हो, वो थोड़ा सा इधर टिल्ट होगा, तो उसका करंट डेंसिटी वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो नेट करंट, नेट जे वेक्टर किधर हो जाएगा? लेटरल डायरेक्शन में। इसको लेटरल बोलते हैं। नहीं समझ में? लपेटते गए तो थोड़ा सा टिल्ट होगा, देखना, लपेट के देखना, घर पे चार्जर का वायर है उसको लपेट के देखना, ठीक है, तो थोड़ा सा टिल्ट तो होगा ही। अब की बार क्या करना, जहां पे खत्म हुआ फिर उल्टा उसी डायरेक्शन में लपेटते हुए इधर आ जाओ, है ना। तो इससे क्या होगा? करंट का सेंस भी मेंटेन रहेगा, ठीक, करंट का सेंस भी मेंटेन रहेगा, और करंट डेंसिटी वेक्टर का कोई भी कंपोनेंट एक्सियल डायरेक्शन में नहीं आएगा। क्या यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? करंट डेंसिटी वेक्टर क्यों बोल रहे हैं? करंट क्यों नहीं? करंट नहीं ना है ये। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ध्यान से सुनो मेरी बात, हम हर वर्ड, हर शब्द तौल के बोलते हैं। करंट इज ए स्केलर का कंपोनेंट बोलना कहां तक सही है आप ही बताओ? बट करंट का डायरेक्शन वही होता है जो करंट डेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होता है। नहीं समझ में? बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, करंट डेंसिटी वेक्टर, ताकि हम कंपोनेंट की बात कर सकें। पक्का? फिर भी डाउट है तो पूछ लो, है ना। तो करंट मेरा कैसा हो गया? लेटरल, ठीक है। कोई भी एक्सियल हमको कंपोनेंट नहीं चाहिए जे वेक्टर का, कोई दिक्कत? फिर इसमें जो टर्म यूज करते हैं वो होता है एन, ये है नंबर ऑफ लूप्स
पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, रेडियस आर बोल देने का, ठीक, लेंथ एल है टोटल, और कैपिटल एन भी कभी कभी यूज हो जाता है। कैपिटल एन हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और इसमें जो करंट जा रहा है वो आई है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बोले थे, एम्पियर्स लॉ या एम्पियर्स लूप रूल, है ना, किसके लिए वैलिड था? स्टीडी करंट के लिए, बोले थे ना, स्टीडी करंट के लिए वैलिड। कोई दिक्कत? चलो यहां तक की चीजों को लिख लिया आपने, पक्का। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड पे बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हम जो डेरिवेशन बता रहे हैं वो वन ऑफ द टफेस्ट डेरिवेशन है ना, ध्यान से सुनना। टफ डेरिवेशन है, इरोडोव, इरोडोव बनवाते हैं ना, इरोडोव की किताब आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, है ना, अरे जैसे ये प्रॉब्लम बुक है ना, वैसे किताब आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की और मैकेनिक्स की, ठीक, पतली पतली किताब है, आपके लिए नहीं है, टीचर्स के लिए, है ना, जो आप लोग को पढ़ाते हैं उनके लिए। उस किताब में इसके डेरिवेशन के बारे में लिखा है कि इसका डेरिवेशन इतना टफ है कि इसको छोड़ दिया जाए, अपने लेवल की चीज नहीं है, और डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ, ठीक है। तो बस समझा देते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाए तो चलेगा, नहीं तो रिजल्ट मेन है। कोई दिक्कत? चल अब हम बोलते हैं कि ये जो सोलेनॉइड है इसका मैग्नेटिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसको कोई बताएगा क्यों नहीं होगा? इस पूरे सोलेनॉइड को ऐसे पलट देना, ये पलट सकते हो ना ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट, ताकि ये वाला इधर चला जाए और ये वाला इधर चला है। करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, जो इसमें आपको ऊपर दिख रहा है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, बट रेडियल कंपोनेंट वैसा का वैसा ही रहेगा। इसको जब ऐसे घुमाओगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब करंट का डायरेक्शन बदल गया, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो ये गया, ठीक। दूसरा बात करते हैं टेंजेंशियल, मतलब ये अगर आपका सिलेंडर है तो इसके टेंजेंट के अलॉन्ग होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत? इसके टेंजेंट के अलॉन्ग होगा कि नहीं होगा वो चेक करना, ठीक। तो ऐसा करते हैं, एक एम्पीरियन लूप ले लेते हैं, ठीक है। एम्पीरियन लूप जो कि आपके सोलेनॉइड से जस्ट बाहर है, सर्कुलर एम्पीरियन लूप है, जिसका जो फेस है वो आपके सोलेनॉइड के फेस के पैरेलल, ये जो क्रॉस सेक्शन है उसके पैरेलल है एम्पीरियन लूप। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल हम करते हैं, ध्यान से सुनना, बी डॉट डीएल इस एम्पीरियन लूप के अलॉन्ग करते हैं, तो जो एक्सियल कंपोनेंट या रेडियल कंपोनेंट, रेडियल तो है भी नहीं, बट अगर एक्सियल कंपोनेंट या और रेडियल कंपोनेंट होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ये एम्पीरियन लूप ऐसे है, ध्यान से सुनना, ये सिलेंडर है, ये एम्पीरियन लूप है, रेडियल कंपोनेंट ऐसे होगा तो डीएल के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो, और एक्सियल ऐसे होगा तो उसका भी डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा? मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट। नहीं समझ में आ रहा? सिर्फ क्या बचेगा? मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंशियल। इसको सामने से देखोगे तो ये एम्पीरियन लूप कुछ ऐसा दिखेगा। नहीं समझ में आ रहा? थोड़ा सा भी डाउट है पूछ लो। ये देख सो रहा सामने बैठ के, नींद आ रही है, मुंह धो लो, तो डॉक्टर से दिखाओ, किसी डॉक्टर से दिखाओ, वो दिक्कत है फिर,
है ना, आपके आंख में इन्फेक्शन लग रहा, हमको जैसा लग रहा। चलो, ये समझ में आया एम्पीरियन लूप? एम्पीरियन लूप समझ में आया? तो यहां पे जो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन BT/dl। सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट ही बचेगा, और डॉट प्रोडक्ट जो वेक्टर का है उसमें सिर्फ कौन सा बचेगा? टेंजेंशियल कंपोनेंट। अच्छा, इसका हम कैसा माने क्रॉस सेक्शन? सर्कुलर। तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बराबर दूरी पे, इधर अगर BT ऐसे है तो इधर BT ऐसे होगा, और दोनों बराबर होगा। क्यों? इसको थोड़ा सा घुमा देना 180 डिग्री से, और इसको 180 डिग्री से घुमा देंगे तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इधर और ये वाला इधर आ जाएगा। दोनों बराबर नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आइसोट्रोपिक नेचर ऑफ स्पेस। भूल गए सब? याद आ रहा? अरे इसको बोल दो B1, इसको बोल दो B2, घुमा दो तो B2 यहां जाएगा और B1 यहां चला जाएगा। अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो B2 और B1 एक ही जगह पे सेम सिचुएशन में अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना, लेकिन ऐसा हम तभी ले पा रहे हैं जब इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है? सर्कुलर है, तभी इसको घुमाने से ओरिएंटेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये इंटीग्रेशन सिर्फ क्या बचेगा? BT/dl, और इसमें से ये कांस्टेंट होगा क्योंकि एम्पीरियन लूप का सेंटर वहीं पे है जहां पे आपका सोलेनॉइड का सेंटर। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, BT इंटीग्रेशन dl। कोई दिक्कत? तो ये पूरा हो जाएगा BT, और मान लो ये एम्पीरियन लूप का जो रेडियस है वो x है। क्या है? x। तो लिखेंगे BT इंटू 2π x होगा बराबर μ0 इंटू I इन। कोई बताएगा I इन 0 क्यों लिखे? कोई भी करंट इस एम्पीरियन लूप के सरफेस को पियर्स नहीं कर रहा है। कोई भी करंट इस एम्पीरियन लूप के सरफेस को पियर्स, एम्पीरियन लूप है ना तो वो एक सरफेस बनाता है ना, उस सरफेस को पियर्स नहीं कर रहा है। यहां पे पियर्सिंग करंट लिखते थे, याद आ रहा है? जिससे ये प्रूफ हो गया कि BT क्या है? 0। आई नो तकलीफ हुई होगी, पर क्या दो कंपोनेंट को हम कैंसिल आउट कर दिए? कौन कौन सा कंपोनेंट? रेडियल और टेंजेंशियल। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो किधर होगा? एक्सियल होगा। कैसा होगा? एक्सियल होगा। तो अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि इस सोलेनॉइड के बाहर फील्ड 0 है। इस सोलेनॉइड के बाहर फील्ड 0 है। रेडियल और टेंजेंशियल तो 0 हुआ ही हुआ, एक्सियल भी 0 प्रूफ करेंगे। कोई दिक्कत? चलो, ठीक, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। कोई दिक्कत? बाहर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होगा ना, पक्का? अरे हम मान के चल रहे हैं एक्सियल है, नहीं होगा 0 प्रूफ करना वही, तो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही होगा। कोई दिक्कत? चल, इसको बोल दो B1, इसको बोल दो B2। ठीक है, एक को बोल दिया B1, एक को बोल दिया B2, मतलब चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और एक हमको थोड़ी पता कांस्टेंट है, जब इसकी दूरी अलग अलग है, ये इतने दूर पे है, ये इतने दूर पे है, तो हमको थोड़ी पता मैग्नेटिक फील्ड बराबर ही होगा। हो सकता है ना कि हम उसे जितना दूर चले जाए मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाए। तो इसलिए मान लिए B1 और B2। क्या मान लिए? B1 और B2। कॉल आ रहा है किसका? ठीक है, चलेगा। हम क्या मान लिए? B1 और B2। ध्यान से देखना। अब एक एम्पीरियन लूप ऐसा कंसीडर करो,
मतलब ये आपका सोलेनॉइड है ऐसे, कोई दिक्कत? ये हाइट h मान लो और ये लेंथ l मान लो, ठीक। यहां पे क्या है, V1, लूप का डायरेक्शन ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो B1 इंटू L, ठीक। इधर मूव करेंगे तो फील्ड के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इधर मूव करेंगे तो माइनस B2L, और फिर इधर मूव करेंगे तो 0। तो इसको हम लिख पाएंगे B1L माइनस B2L। यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, इसलिए माइनस बराबर 0। तो B1 बराबर B2। आप बोलोगे सर आप तो प्रूफ करने चले थे कि 0 होगा, है ना, आप तो प्रूफ करने चले थे कि 0 होगा और प्रूफ कर दिए B1 बराबर B2। अभी प्रूफ कर देते हैं क्या, हाँ, क्योंकि कोई करंट इसको पियर्स नहीं कर रहा। हमको लगा आप समझ गए होंगे 2-3 बार में, कोई भी करंट इसको पियर्स नहीं कर रहा है ना, तो दैट्स वाई 0। अरे ये वाला टर्म है, सर प्रूफ करने चले थे कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है और आपने प्रूफ कर दिया कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, ठीक है। अब तुरंत हम प्रूफ कर देंगे 0। मान लो, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात, रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट अंदर बाहर दोनों के लिए 0 हम प्रूफ कर दिए। नहीं करना तो घुमा के कर लेना सब, ठीक है। तो अंदर भी अगर फील्ड होगा तो कैसा होगा, एक्सियल होगा, ठीक, ध्यान से सुनो। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाता है, अच्छा, इसके अंदर कोई फाइनाइट वॉल्यूम है, सोलेनॉइड का कुछ तो फाइनाइट वॉल्यूम है, हाँ, है ना। और उस फाइनाइट वॉल्यूम में मैग्नेटिक फील्ड फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, फाइनाइट है। इसके अंदर फील्ड जो होगा वो फाइनाइट होगा, है ना। अच्छा, इसी फील्ड लाइन को बाहर कितने वॉल्यूम में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है, ध्यान से सुनते जाना। ये एक छोटे से रीजन में फील्ड है, तो फील्ड लाइन का जो डेंसिटी होता है, फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, वही क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। इसी फील्ड लाइन को बाहर कितने स्पेस में बढ़ जाना है बराबर बराबर, इनफाइनाइट स्पेस में। नहीं समझ में, ये फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू इट। अरे मैग्नेटिक फील्ड का किसी जगह पे यही वैल्यू होता है ना, तो अंदर अगर फाइनाइट फील्ड है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी फाइनाइट होगा। और इसी फाइनाइट फील्ड लाइंस को बाहर कितने एरिया में फैल जाना है, इनफाइनाइट एरिया में, और बराबर बराबर फैलना, क्योंकि बाहर फील्ड बराबर होने का। तो अगर कुछ फाइनाइट चीज को इनफाइनाइट स्पेस में फैला दो बराबर तरीके से, तो उसका डेंसिटी मेरे हिसाब से तो 0 हो जाएगा। नहीं समझ में, इतना छोटा सा बाल्टी में, ठीक है, मानो एनर्जी है या कुछ भी है, और उसको बोले कि पूरे स्पेस में फैला देना बराबर बराबर, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल। अरे हो जाएगी। तो यहां से प्रूफ हो गया कि सोलेनॉइड का बाहर फील्ड कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। कुछ नहीं समझ में आया, समझ में आया। तो क्या क्या प्रूफ कर दिए, फील्ड का कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है, फील्ड का कोई भी रेडियल कंपोनेंट नहीं है, बाहर में फील्ड 0 है। अब हम इसके अंदर फील्ड निकालने वाले हैं कि कितना फील्ड होता है। कोई दिक्कत? तो यहां तक की बातों को लिखो और हर प्रॉब्लम, हर चीज जो बताए हैं उसको भी अपने कॉपी में नोट करो। सोलेनॉइड, ठीक है। तो ये अपना सोलेनॉइड है,
वायर लपेटा हुआ है, ठीक है। हम सारा वायर नहीं बना रहे हैं, फिर से एक बना दिए ऐसे। अगर यहां पे चेक करोगे यहां पे, तो करंट बाहर आता हुआ दिखेगा। अरे इसको क्रॉस सेक्शन ऐसा काट दो, काट के देखो फिर, ये सिलेंडर है, इस पे वायर ऐसे लपेटा हुआ है, इसको ऐसे काट के देख रहे हैं सामने से, तो यहां से करंट ऐसे आएगा और ऊपर जाएगा, फिर ऐसे आएगा ऊपर जाएगा, तो यहां पे करंट कुछ ऐसे दिखेगा। है ना। और यहां पे दिखेगा कि ये भी नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। ये होल्डर है, इसी को मानो नॉन कंडक्ट ऐसे है, वायर लपेटा हुआ, ठीक है। तो यहां से देखें, इसको ऐसे काट दो बीच से, ठीक है। तो यहां से वायर ऐसे आएगा तो करंट ऐसे होगा, और यहां वायर ऐसे जा रहा तो करंट अंदर की तरफ। कोई दिक्कत? पक्का। चलो हम एक एम्पीरियन लूप ऐसे ले लेते हैं, ठीक। कोई दिक्कत? यहां पे ये प्रूफ कर चुके हैं, फील्ड होगा तो कैसा होगा? एक्सियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। एम्पीरियन लूप का डायरेक्शन ऐसे ले लेते हैं, एम्पीयर लूप कैसे कंसीडर होगा? थोड़ा सा हिस्सा अंदर थोड़ा सा हिस्सा बाहर। कैसे क्यों? कैसे क्यों? सिमेट्री। ऐसा एम्पीयर लूप आप कैसे कंसीडर करते हैं? हम तो आज तक नहीं देखे। सिलेंडर में हम हमेशा एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं। ठीक, सिलेंडर में सिलेंडर कंसीडर करते थे, लेकिन वहां पे हम 100% श्योर हो गए कि यहाँ पे कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है, पहला चीज। तो वो लेने का कोई फायदा नहीं। हमको यहाँ पे पता चला है कि मेरा फील्ड अगर है, इसमें तो रेडियल कंपोनेंट आ रहा है। तो किसका रेडियल कंपोनेंट ये है? ऊपर ये नीचे जा रहा है, तो रेडियल कंपोनेंट करंट है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं। करंट के अनुसार नहीं लेते एम्पीरियन लूप, मैग्नेटिक फील्ड का क्या ओरिएंटेशन है स्पेस में, उसके हिसाब से लेते हैं। नहीं समझ में आया? मेरा मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्सियल होता था तो अलग बात है, टेंजेंशियल होता था तो अलग बात है। यहां पे कैसा है? एक्सियल है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब भी होगा तो वो कैसे होगा? ऐसे होगा। इसीलिए हम एक ऐसा एम्पीरियन लूप लेंगे कि किसी एक साइड के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर जीरो आएगा, और इन दोनों के कुछ वैल्यू आएगा सीधा cos जीरो से, और इन दोनों के साथ जीरो आएगा। काम तो मेरा ये है ना, cos जीरो आ जाए, cos 90 आ जाए, समझ में आए? मान लेते हैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B है या B1 है, क्या है? B1, ठीक है। तो यहां से शुरू करते हैं घूमना, तो लिखेंगे ये लेंथ L है ये, और ये H बोल देते हैं पूरा, ठीक है। एम्पीरियन लूप पूरे पे घूमना है ना। तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या लिखोगे? B1L, इधर से जाओगे तो चूंकि एक्सियल कंपोनेंट है कोई है ना, तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो जीरो, बाहर तो फील्ड ही नहीं है तो जीरो। फिर इसके अलॉन्ग मूव करेंगे तो अगेन जीरो, क्योंकि बाहर तो फील्ड ही नहीं है। फिर इसके अगेन मूव करेंगे तो जीरो। तो टोटल मैग्नेटिक बी डॉट डी एल का वैल्यू आएगा B1L, वेर एल इज व्हाट? लेंथ। अच्छा, नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ है? n, यानी एक यूनिट लेंथ में कितना लूप क्रॉस करता है? n, स्मॉल n। फिर से सुनो, नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ क्या दिया हुआ है? n। तो यूनिट लेंथ में कितना लूप क्रॉस करेगा? n करेगा, स्मॉल n। तो ये l लेंथ में कितना टर्न क्रॉस किया होगा? n इंटू एल, करेगा कि नहीं करेगा? और हर डॉट एक आई करंट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां से कितना डॉट है? n इंटू एल, तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करेंट। कोई दिक्कत?
बी बराबर आ गया म्यू नॉट एन आई, वेर एन इज द नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ एंड आई इज द करेंट। ठीक, लेकिन ध्यान से देखो तो ये इस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि ये लूप कितना ऊपर या कितना अंदर से लिए थे, डिपेंड कर रहा। दैट मीन्स अंदर में हर जगह फील्ड क्या रहा होगा, बराबर रहा होगा। और कितना रहा होगा, म्यू नॉट एन इंटू एल। अबे म्यू नॉट एन आई, कोई दिक्कत? पक्का। इसमें भी वही एजम्पशन है, हम एज पे नहीं जा रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन मिडिल पोर्शन, क्योंकि एज पे फिर वही वाला फ्रिंजिंग वाला हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो हम लोग किस रीजन में है, मिडिल में है। मिडिल मतलब ये एक तरह से बहुत बड़ा है ना, मिडिल वाले रीजन के लिए बहुत करीब खड़े हैं, तो ये एक तरह से बहुत बड़ा है। इसको आइडियल सोलेनॉइड बोलते हैं कि उसका जो लेंथ होता है ना, उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है, उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में उसका लेंथ बहुत ज्यादा होता है। हम लोग कहां पे है, मिडिल पोर्शन। इसका एक और डेरिवेशन होता है, बट उस डेरिवेशन में हम सिर्फ एक्सिस पे ही निकाल पाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ कहां निकाल पाते हैं, एक्सिस पे। तो वो भी बता देते हैं, क्योंकि बहुत किताब में बना हुआ होता है, आप बोलोगे कि सर बताए नहीं, है ना, तो वो वाला डेरिवेशन भी बता देते हैं जल्दी से। देखो ध्यान से देखना, सोलेनॉइड है जिसको ऐसे बीच से काट के देख रहे हैं, समझ में आया? तो ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है? ये आधा क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है, ये एक्सिस है इसका, और यहाँ पे एक पॉइंट पी है, कोई दिक्कत? अच्छा, पर यूनिट लेंथ कितना नंबर ऑफ वायर्स गुजर रहा है, एन। नंबर ऑफ लूप्स क्या पर यूनिट लेंथ, एन। और हम मान के चलें कि ये ऑलमोस्ट कैसा है, वर्टिकल है। क्या करते हैं हम, यहां पे एक रिंग कंसीडर करते हैं। अब बोलोगे सर ये तो स्ट्रिप दिख रहा, भैया ऐसे होगा ना, तो ऐसे काटोगे तो वो स्ट्रिप दिखेगा ना आपको सीधा सामने से। यहां से x दूरी जाके dx थिकनेस का एक रिंग कंसीडर कर लेते हैं, कोई दिक्कत? x दूरी जाके dx थिकनेस का एक रिंग कंसीडर कर लेते हैं, चलेगा? ये एंगल मेरा थीटा, कोई दिक्कत? ये दूरी x है, ये r है, और ये एंगल थीटा। क्या ये वाला जो ये जो आप रिंग कंसीडर किए हो, क्या इस रिंग के लिए एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना आता है? सीखे हैं, रिंग के लिए उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, बोलो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। फिर से बोले, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, वेर आर इज द रेडियस ऑफ रिंग, डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। कोई दिक्कत? तो इस छोटे से रिंग के, इस एलिमेंटल लिंक के कारण छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डी भी आएगा, अरे आएगा। अच्छा, यहां पे दो वेरिएबल हो जाएगा, एक एक्स और एक थीटा हो जाएगा ना, हमको पूरे के लिए निकालना होगा ना। तो दो वेरिएबल से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखो, r बाय एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा, तो x बराबर r कॉट थीटा होगा।
dx बराबर माइनस आर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत? चल, इसके कारण ये dx है, क्या है dx, तो इसमें नंबर ऑफ लूप कितना आ जाएगा n dx। तो इससे कितना करंट इस रिंग में कितना करंट घूम रहा होगा आई एन डी एक्स, यानी डी आई जो होगा, जो करंट है इस रिंग में, वो हो जाएगा एन डी एक्स आई, वेर एन इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इस एलिमेंटल रिंग के कारण यहां पे जब मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, देखो डायरेक्शन का हम पंगा नहीं ले रहे, डायरेक्शन हम निकाल लेंगे किससे, पता है, राइट हैंड रूल, ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए पंगा नहीं ले रहा है। ऐसा करंट आ रहा ना ऐसे, तो इधर हो जाएगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक, तो यहां ऐसे हो रहा ना करंट, निकल कैसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगा, कर चुके हैं रिंग के लिए। चलो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा dB, वो आ जाएगा, बताओ जल्दी, म्यू नॉट एन डी एक्स आई, ठीक, आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, ठीक है। इसका वैल्यू यहां से निकालो, dx का वैल्यू तो पता है हमको, dx बराबर माइनस आर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल कम आउट टू बी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, इस पे पावर 3/2, तो इस पे भी पावर 3/2 होगा। अच्छा, यहां से आर स्क्वायर बाहर ले गए तो आर पे पावर 3 बचेगा, ठीक है, तो क्या बचेगा आर पे पावर 3, और ये अंदर में बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा पे पावर 3/2, यानी कॉसेक क्यू थीटा। सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, सारा वैल्यू इसमें पुट करो, dB बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस आर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 आर क्यू कॉसेक क्यू थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ कॉसेक थीटा बचेगा। अरे 2 से 3 मत काट देना, वो पूरा गया और यहां से सिर्फ कॉसेक थीटा बचा, है ना। इंटीग्रेशन, यहां पे वेरिएबल क्या है थीटा, तो यहां से हम मेजर कर रहे हैं, तो यहां से इस एंड का जो एंगल है उसको बोल दो अल्फा, ठीक है, और यहां से इस एंगल का जो एंगल है, सॉरी इस एंड का, उसको बोल दो बीटा। सेम सेंस में मेजर कर रहे हैं, दोनों सेम सेंस एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं, ध्यान देना, दोनों सेम सेंस एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं, कोई दिक्कत? चलो, तो ये हो जाएगा आपका एंगल अल्फा से लेके बीटा तक। तो क्या आ जाएगा देखो, म्यू नॉट एन आई बाय 2, ये ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, एक माइनस पहले से, तो क्या बचेगा, ठीक, तो ब्रैकेट में सिर्फ बचेगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, तो गधा क्या होगा ना। चलो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया इसका किसी भी पॉइंट पे। अब अगर यही बहुत, ये आइडियल सोलेनॉइड है,
अगर ये आइडियल सोलेनॉइड है, ध्यान से सुनना, तो ये जब एंड इधर बढ़ाओगे तो अल्फा क्या हो जाएगा, छोटा, और आइडियल होगा तो 0, और बीटा क्या हो जाएगा 180, बीटा क्या हो जाएगा 180। तो फॉर आइडियल सोलेनॉइड, मतलब हम मिडिल पोर्शन में फॉर आइडियल, तो उसमें कॉस पाई कितना होगा -1, माइनस कॉस 0 -1, तो -1 -2, माइनस का ज्यादा पंगा नहीं लेना, डायरेक्शन हम लॉजिक से निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 2 × 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni। अरे होगा, अब कहीं और पूछ ले किसी और पोजीशन पे तो बता सकते हो, अरे बता सकते हो, बट इसमें एक चीज हम नहीं बता पा रहे हैं कि अंदर में हर जगह फील्ड यूनिफॉर्म होगा, हम सिर्फ एक्सिस पे फील्ड निकालें। ध्यान से देखो, इसमें फील्ड हम एक्सिस पे निकाले है ना, तो हम ये नहीं बोल सकते कि यहां भी फील्ड वही होगा, यहां भी वही होगा, यहां भी वही होगा, यहां भी वही होगा। बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते ना। इसीलिए ये वाला डेरिवेशन हमको बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर, आइडियल सोलेनॉइड जिसको बोल रहे हो, तो उसके अंदर मिडिल पोर्शन में जब तक आप हो तो फील्ड लगभग कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है पूरे में, जो कि पिछले वाले मेथड में प्रूफ हो गया था। अरे पिछले में वो कितना ऊपर या कितना नीचे थे वो उस पर डिपेंड कर रहा था क्या, तो प्रूफ हो गया था ना कि अंदर में हर जगह फील्ड क्या होगा μ0 Ni, जब तक कि हम मिडिल पोर्शन में। बट इसमें मिडिल पोर्शन में भी ये नहीं प्रूफ हुआ कि यहां भी वही होगा, यहां भी वही हो, सिर्फ ये प्रूफ हो रहा है कि एक्सिस पे क्या होगा μ0 Ni होगा। बात समझ में आ रही है, इसलिए वो वाला डेरिवेशन ज्यादा बेहतर। कोई दिक्कत, पक्का? तो यहां तक की बातों को लिखो जल्दी से। चलो देखो, 3 रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बताना है, यहां, यहां और यहां। पहले खुद से ट्राई करो, अच्छी वर्मा, पेज नंबर 252, क्वेश्चन नंबर 52, पार्ट 2 का, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। चलो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये एक इन्फिनाइट सीट है ऊपर और दूसरा नीचे, और बोला पर यूनिट लेंथ करंट कितना है, के। पर यूनिट लेंथ करंट कितना है, के। वो डीएल लेंथ के लिए, पर यूनिट लेंथ के है, तो डीएल लेंथ के लिए कितना करंट हो जाएगा, के डीएल। एल लेंथ के लिए कितना करंट हो जाएगा, के एल। सिंपल सा फंडा, ठीक। याद करो, एक सीट होता था इन्फिनाइट, याद आ रहा, जिसका थिकनेस मान लो 2 है, करंट कुछ ऐसे आ रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। इसके एक्सिस से एक्स दूरी पे यहां पे फील्ड कितना आता था और किधर आता था, आने का तो ऊपर तुरंत बता देंगे पाम रूल से। करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक है। कितना, μ0 J इंटू ए, μ0 J इंटू ए, जहां पे ए क्या है 2 है, इसका पूरा थिकनेस था, कोई दिक्कत। जे क्या है, करंट डेंसिटी, मतलब अगर इतना बड़ा एरिया हम ले लें, ध्यान से देखा, ये मान लो L और ये 2A, तो इस एरिया में जो करंट आएगा, उस करंट को जब इस एरिया से डिवाइड करेंगे तो J आएगा, करंट पर यूनिट एरिया, है ना। अरे इस एरिया में जो टोटल करंट है उसको जब इस एरिया से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, J मिलेगा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? चलो अच्छा,
इस सीट के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इन्फानाइट सीट है दोनों, और ऐसे देख रहे हैं ये वाला, ये ऊपर भी अनंत, नीचे भी अनंत, सामने भी अनंत, पीछे भी अनंत, इधर भी अनंत, इधर भी अनंत, सामने भी अनंत, पीछे भी अनंत। कोई दिक्कत? चलो, इसमें 3 जगह पे पूछा फील्ड, यहां यहां यहां। कोई दिक्कत? पोजीशन ऊपर नीचे से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्या एक्स आता है अपने फॉर्मूला में? अरे एक्स आता नहीं आता तो मतलब पोजीशन से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब ध्यान से सुन मेरी बात, यहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इसके कारण बाहर की अंदर, दाएं की बाएं, ऊपर की नीचे? मान लेते हैं B1, और इसके कारण यहां पे B2 होगा। अरे होगा, दोनों में करंट सेम है, दोनों में करंट सेम है। ध्यान से देखना, यहां से L लेंथ में कितना करंट होगा? क्या? अच्छा, इसका थिकनेस 2a मान लेते, कुछ नहीं दिया है, हम मान सकते हैं, मान सकते हैं। तो यहां पे करंट डेंसिटी J क्या लिखोगे आप? J विल बी टोटल करंट KL डिवाइडेड बाय एरिया, J बराबर K/2 है। अरे होगा, J बराबर K/2 है। अब इस सीट के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मेरे हिसाब से हो जाएगा μ0 J, क्योंकि इसका थिकनेस हम 2a मान लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ध्यान से देखना, μ0 J A। देखो जो हम एक्स्ट्रा माने थे वो आ भी नहीं रहा, जो हम एक्स्ट्रा माने थे वो आ भी नहीं रहा। तो कितना आ गया? μ0 K/2। दूसरे का भी उतना ही होगा, बस डायरेक्शन क्या होगा? उल्टा। तो यहां पे नेट फील्ड क्या हो जाएगा? 0। उसी तरह प्रूफ कर दोगे नीचे भी नेट फील्ड क्या हो जाएगा? 0। बीच में इसके कारण इधर, और ऊपर वाले के कारण भी उधर ही। कॉपी में करके देखना, इसके कारण तो इधर, और ऊपर वाले के कारण ऐसे, और ऊपर वाला ऐसे ना, और नीचे की तरफ यहां। ठीक है, तो यहां पे फील्ड हो जाएगा ट्वाइस μ0 K/2, और ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? अरे समझ में आया? मतलब बीच में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बीच वाले रीजन में कितना है? μ0 K/2, और ऊपर नीचे क्या है? सॉरी, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, सिर्फ μ0 K बचेगा, और ऊपर नीचे 0। कोई दिक्कत यहां तक में? कोई दिक्कत? 51 होमवर्क में लिख लो। ऊपर वाला दोनों सेम कैसे होगा? मतलब फॉर्मूला में होना चाहिए कि 1/r² से चेंज होता है। तो अब तू गधा है क्या? यहाँ देख, ये इन्फानाइट सीट की बात कर रहा है, इन्फानाइट सीट याद करो। अच्छा, कूलम्स लॉ 1/r² से चेंज होता है? अरे कूलम्स लॉ 1/r² से चेंज होता है? क्या पूछ रहे हैं? 1/r² से चेंज होता है ना, लेकिन इन्फानाइट सीट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था? क्या वो कांस्टेंट नहीं हो जाता था? वहां तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अब एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में कांस्टेंट आ रहा था ना, तो ये भी जब इन्फानाइट सीट है तो इसमें कांस्टेंट आ रहा है ना μ0 J।
सारा लेक्चर नहीं किया हो ना, तो उसमें म्यू नॉट जे प्रूफ किए थे आप, देखे हो, इन्फानाइट थिक शीट था, वही तो यहाँ यूज किया। सोचोगे तो यही गड़बड़ हो। आप ये जो सोच लेते हो ना कि आप सोच सकते हो, आपको ख्याल आ सकता, तो इतना याद रखना, आज तक के इतिहास में सिर्फ एक फिजिसिस्ट थे जिनको ख्याल आता था सही सही, है ना, माइकल फैराडे। उनके सामने आपकी क्या औकात है देख लीजिए। ठीक है, इसलिए कलम चलाओ। ठीक, हाँ चलो यूरोडोम निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 231 करो। 231 आप दोनों में से कोई लाए हो? थ्री 3.231 एक सेकेंड देखने दो। नहीं 3.232 3.232 करो। ध्यान से सुनना, ये करंट कैरिंग लूप ऐसे है, ठीक। अरे करंट कैरिंग लूप ऐसे है, मतलब पीछे से करंट आ रहा, बाहर की तरफ निकल के ऐसे जा रहा, ठीक है। बोल रहा है कि इंटीग्रेट कीजिए बी डॉट डी एल, कहां से कहां तक, -∞ से +∞ एक्सिस पे। तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 डॉट डी एक्स, ठीक है। यहां से x दूरी पे लिख लेना, उसको dx से कर लेना डॉट प्रोडक्ट, है ना, फ्रॉम -∞ टू +∞। करोगे अच्छा खासा क्या आएगा, हिसाब किताब सॉल्व करना, देखना क्या आंसर आता है। हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। ये लाइन है ना, -∞ से +∞, इसको ऐसे लेके बहुत दूर से ले जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, ऐसे घुमा के यहां तक आ गया। अलग कलर में बना दे, ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, ये मेरा एम्पीरियन लूप है। क्या है? एम्पीरियन लूप, ठीक। एम्पीरियन लूप पे क्या करते हैं, बी डॉट डी एल। एम्पीरियन लूप पे यही करते हैं ना, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, सबका समेशन। तो यहां से यहां तक का बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल का कुछ वैल्यू आएगा जो कि निकालना है। अरे निकालना है ना, तो ये बोल दो 1 2, यहां बीच में कहीं रख देते हैं 3। तो एक लूप हो गया 1 2, सॉरी एक पार्ट हो गया 1 2 और दूसरा पार्ट हो गया 2 3 1। इस लूप का दो पार्ट बांध सकते हैं ना, कौन कौन सा, 1 2 और 2 3 1। 2 3 1 बहुत दूर से गुजर रहा है, तो वहां पे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0, बहुत दूर से गुजर रहा है। यानी जब हम इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल करेंगे, ध्यान से सुनना, पूरे क्लोज लूप के लिए, तो ये बी डॉट डी एल आएगा लूप 1 2 के लिए, प्लस बी डॉट डी एल आएगा 2 3 1 के लिए आएगा। और यही आएगा ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आएगा। अच्छा, दिस मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट, और इस एरिया को जो करंट पियर्स कर रहा है वो क्या है, आई। अरे ये करंट ऐसे है ना, तो ये एक बार तो पियर्स कर रहा है ना आई, तो ये हो गया म्यू नॉट आई। अच्छा, यहां से यहां तक के लिए बी डॉट डी एल हमको निकालना है, उसको छोड़ दो, जैसे वर्क में जिसका वर्क पूछता है उसी को छोड़ देते हैं। यहां पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड हम इसका क्या मान सकते हैं, 0, बहुत दूर है। तो ये बी डॉट डी एल जब इस पूरे पाथ पे करोगे, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, तो कितना आएगा, 0।
अब देखो, अब आप लोग बोलते हो रोडोप का क्वेश्चन बहुत टफ होता। अब ये मत बोलना सर सोचेंगे कैसे। हाँ एक एम्पियर लूप अगर उसी सरफेस पे दे दे ठीक। उसमें कहाँ कोई करंट पास? अच्छा ये बताओ, सवाल सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड होता है कि एक ही मेथड होता है? हर सवाल में अलग अलग लगाते हो। यहाँ पे एम्पीरियन लूप हमेशा क्यों ले जिससे करंट ही क्रॉस नहीं करे? वहाँ पर कोई करंट क्रॉस ही नहीं कर रहा तो क्यों आएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड? करंट क्रॉस नहीं करने से, फिर वही बेवकूफ़ी वाली बात। हम आपको बोले थे ये जो बी डॉट डी एल लिखते, ध्यान से सुनना, आप लोग भूल जाते हो। क्यों? सबके कारण लिखते हैं ना। तो वो जब एम्पीरियन लूप लेंगे इसके नजदीक में, तो इस पूरे रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे ना। हमको उस मैग्नेटिक फील्ड से क्या लेना देना भाई? हमसे तो पूछा ही नहीं। हमसे तो पूछा इस एक्सिस पे बी डॉट डी एल निकालना है ना। और बी डॉट डी एल कहां से आता है? एम्पियर्स लॉ से। तो क्यों ना हम उस तरफ से सोचे कि हमको मैथमेटिकली इंटीग्रेट करना नहीं पड़े। तो हम बोले कि चलो इस पे हमको ढूंढना है बी डॉट डी एल, इस लूप को कंप्लीट कर देते हैं। अब इसमें करंट नहीं है, ये एम्पीरियन लूप है, इस मैथमेटिकल लूप। समझ में? पक्का? पक्का? तो लिखो यहां पे, लॉजिक के साथ लिखना और घर में जाके इंटीग्रेट करके भी आंसर लाना। इंटीग्रेशन तो आता है ना, मैथ्स में इससे बहुत टफ टफ इंटीग्रेशन पढ़े होगे आप लोग, अरे है कि नहीं? तो उससे करके आना, कोई दिक्कत? कल आपको क्या करना है, 34.1 और 34.3 पढ़ के आना। 34.1 और 34.3 अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है?